हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य से जुड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और अन्य जिनमें हिंदी का रोल है, ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं, सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, जो कि है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की जो बुक है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसका पेज नंबर 35 जो है वहाँ से शुरुआत करेंगे। इसके पहले के 4 पार्ट में वीडियोस आ चुके हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। उसके बाद आज ये 5वां दिन है और आज शुरू कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का इतिहास, एक परिचय। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो संभवतः 1658 ईस्वी में मिर्जा खां द्वारा रचित ब्रजभाषा व्याकरण हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण है। मतलब कि 1658 में मिर्जा खां ने ब्रजभाषा व्याकरण लिखा था, जो हिंदी का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। फिर खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण 1715 ईस्वी में के आसपास बोलचाल की भाषा के आधार पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जोहान्स जेशुआ केटलर ने खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण लिखा था। कब लिखा था? 1715 ईस्वी में। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन तथा सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर, जो कि 1790 ईस्वी में लिखा गया है, वो है। मतलब कि ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी जो हैं, उन्होंने जो माना है कि जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा था। कब? उसका नाम क्या था? हिंदुस्तानी ग्रामर था, और ये 1790 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये हिंदुस्तानी ग्रामर जो है वो अंग्रेजी पद्धति पर लिखा गया हिंदी का प्रथम व्याकरण है। हिंदी के अन्य व्याकरण के नाम दिए गए हैं, ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी। हाँ, तो जॉन फर्ग्यूसन ने लिखा है अ डिक्शनरी ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। फिर जॉन बर्थानिक गिलक्राइस्ट ने लिखा है अ ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, एंड दूसरे है इनकी बुक द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक। फिर एच केलाग ने लिखा है अ ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, 1875 ईस्वी। ई ग्रीव्स जो हैं, इनकी इम्पोर्टेंट है बुक आधुनिक हिंदी व्याकरण, 1896 ईस्वी। हर्डले ने लिखा है शॉर्ट ग्रामर ऑफ द मोर्स लैंग्वेज। लल्लू लाल ने लिखी है हिंदी कवायद। श्रीलाल की है भाषा चंद्रोदय। राम जतन की है भाषा तत्व बोधनी। फिर नवीन चंद्र राय ने लिखी है नवीन चंद्रोदय। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की बुक का नाम है हिंदी व्याकरण, 1870 ईस्वी में आई थी। पंडित हरिगोपाल ने लिखा है भाषा तत्व दीपिका। पादरी एथरिंगटन ने लिखा है भाषा भास्कर। केशव राम भट्ट हिंदी व्याकरण। ठाकुर रामचरण सिंह भाषा प्रभाकर। राम अवतार शर्मा की है हिंदी व्याकरण। विश्वेश्वर दत्त शर्मा भाषा तत्व प्रकाश। राम दहिन मिश्र प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। वैसे ये पूछे नहीं जाएंगे। इनमें इम्पॉर्टेंट है जो किशोरी दास वाजपेयी की और कामता प्रसाद गुरु की। तो कामता प्रसाद गुरु ने लिखी है हिंदी व्याकरण, और किशोरी दास वाजपेयी की है ब्रजभाषा के व्याकरण, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, हिंदी शब्दानुशासन। फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है ब्रजभाषा व्याकरण। फिर अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने संभवतः प्रथम बार हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने या बनाने पर बल दिया। तो हिंदी को पहली बार हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने पर बल किसने दिया? अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने दिया। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरी दास वाजपेयी के ब्रजभाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने क्या कहा कि जो किशोरी दास वाजपेयी की बुक है ब्रजभाषा का व्याकरण, वो हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण है। फिर पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट
कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहते हैं? कामता प्रसाद गुरु को कहते हैं। फिर पंडित किशोरी दास वाजपेयी कृत हिंदी शब्दानुशासन भाषा विज्ञान की से सम्मिलित हिंदी का व्याकरण है। फिर आगे देखते हैं। हिंदी के अन्य प्रमुख व्याकरण ग्रंथ, वैसे ये भी पूछे नहीं जाते, इनको छोड़ सकते हैं। एक देख लें, हरदेव बाहरी, इन्होंने लिखा है व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना। फिर इनको आप टाइम दे देती हूँ मैं, एक थोड़ा सा, इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। शिव पूजन सहाय का है व्याकरण दर्पण। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है हिंदी भाषा का वृहत ऐतिहासिक व्याकरण। इसके आगे देखते हैं मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी का व्याकरण। कह रहे हैं कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे कोई ध्वनि है आ, तो आ, ये इसका लिखित रूप हो गया आ या का। तो इनके जो लिखित रूप होते हैं उनको वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। अब कह रहे हैं कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। तो हिंदी में कितने 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। और फिर कह रहे हैं हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ हैं। तो हिंदी में कितनी ध्वनियाँ हैं? 52 ध्वनियाँ हैं, जिनमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। फिर वस्तुतः वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। कामता प्रसाद गुरु ने 43 वर्ण माने हैं। फिर हिंदी में स्वर कितने हैं? आ इ उ री ए ऐ ओ औ। अंग आहा भी है, लेकिन उनको अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। फिर व्यंजन है का से लेकर ज्ञा तक, ये तो आपको पता ही होगा। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो जो व्यंजन हैं उनसे मिलके बने हो, जैसे कि छत, ज्ञा और श्रा। तो ये शा जो है वो का और शा से मिलके बना होता है। त्रा जो है वो ता और रा से मिलके बना होता है। ज्ञा जो है वो जा और इया से मिलके बना होता है। श्रा जो है वो शा और रा से मिलके बना होता है। तो इसलिए ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। फिर अंग आहा जो है, अंग को कहते हैं अनुस्वार, आहा को कहते हैं विसर्ग, और ये क्या है? अयोगव्याय। और द्विगुण व्यंजन है ये ड़ा और डा। फिर अनुस्वार तथा विसर्ग का स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। मतलब कि ये ना स्वर की श्रेणी में है न व्यंजन की श्रेणी में है, इसलिए इनको अयोगव्याह कहते हैं। फिर किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार अयोग व स्वरों के ही अनंतर हैं, मतलब कि स्वरों से ही संबद्ध है एक तरीके से। तो ये किसने कहा है? किशोरी दास वाजपेयी ने कहा है। फिर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान, मात्रा, जीभ की स्थिति, मुख विवर, मतलब कि अलग अलग तरीके से जो भी हैं उन सबसे जो स्वरों का वर्गीकरण एक तरीके से किया गया है, इनको देखते हैं। इनको यहाँ से पढ़ने की जगह अगर ग्रामर का जो चैप्टर प्लेलिस्ट है उससे आप लोग पढ़ लेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। यहाँ पे एकदम सब गिच पिच मिक्स दिया है, यहाँ से याद होना कठिन है। वैसे एक बार आपकी समझ डेवलप हो जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि जो आ और आ हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। जैसे कि ये मुंह है, यहाँ पे ये जीभ है, और ये क्या है? गला है। यहाँ पे तालु है, फिर मूर्धा। तो जब जैसे आ बोलने की कोशिश करें तो हम लोग एकदम डायरेक्ट गले से आवाज़ निकलती है, तो ये क्या है? कंठ है। फिर कंठ से बोले जाते हैं। अब ये क्या है? छोटा, ये बड़ा। तो छोटा को कहते हैं ह्रस्व, बड़े को कहते हैं दीर्घ।
फिर ये अर्धविवृत है और उदासीन है। इसी तरीके से बड़ा आ जो है ये क्या है, दीर्घ है, कंठ से बोला जाता है और इसको बोलने में जीभ जो है पिछले मुख के पिछले भाग में टच करती है और विवृत है ये और अर्धवृत्तमुखी है, अवृत्तमुखी है। मतलब कि आ को बोलने में जो मुंह है, ओठों की स्थिति है वो गोल नहीं होती है। फिर ई और ई जो है ये तालव्य है, यानी कि तालु से बोला जाता है। जैसे कि जीभ जो है जो मुंह है उसके आगे वाले भाग पे लगती है उसे तालु कहते हैं। और एक जो ये वाली है ये छोटी ई है, इसको ह्रस्व कहेंगे, बड़ी ई को दीर्घ कहेंगे। और इनको जो तालु है वो अग्र भाग में होता है, तो अग्र जीभ जो है आगे के भाग पे टच करती है। फिर छोटी ई जो है अर्धसंवृत है, बड़ी ई संवृत है और इन दोनों को बोलने में ओठों की स्थिति गोल नहीं होती, इसलिए ये क्या है, अवृत्तमुखी हैं। फिर ऊ और ऊ, इनको ओठों पे ही जोर देके बोला जाता है। ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान है। छोटा ऊ ह्रस्व, बड़ा ऊ दीर्घ। और इनको बोलने पे जो हवा है वो पीछे से निकलती है, मुख के पिछले भाग से ऊ। फिर जो छोटा ऊ है अर्धसंवृत है, मतलब कि इसको बोलने में जो ओठों की स्थिति है आधी मतलब गोल होती है और ये क्या है, वृत्तमुखी है। ए कंठ और तालु दोनों को मिला के बोले जाता है। दोनों दीर्घ स्वर हैं, अग्र भाग से बोले जाते हैं। जो ए है वो अर्धविवृत है, ए विवृत है और ये दोनों ही अवृत्तमुखी हैं। ओ औ कंठोष्ठ, कंठ और ओठ को मिला के आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है। ये दोनों दीर्घ स्वर हैं, पश्च भाग से बोले जाते हैं। ओ जो है अर्धविवृत है और औ जो है विवृत है और ये दोनों बोलने पे जो ओठों की स्थिति है वो वृत्तमुखी होती है। अब देखते हैं स्वरों की विशेषताएं। तो स्वर वह ध्वनि है जिनका उच्चारण में हवा जो है अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। यानी कि स्वरों के उच्चारण में जो हवा है मुख से निकलने वाली वो एकदम डायरेक्ट निकलती है, अबाध रूप से। फिर इनकी विशेषता क्या है, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण होता है। तो स्वरों का उच्चारण एकदम स्वतंत्र होता है। सभी स्वर अक्षरिक हैं, सभी स्वर अल्प प्राण हैं, सभी स्वर घोष वर्ण के होते हैं। फिर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण दो आधार पे किया गया है, एक प्रयत्न के आधार पर और एक उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण स्थान के आधार पर वैसे ही कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इस तरीके से। तो कंठ से जो बोले जाते हैं वही फिर से तो जैसे कि ये मुख है, यहाँ पे गला है यानी कि कंठ, यहाँ पे तालु होता है, यहाँ पीछे की ओर मूर्धा होता है, यहाँ पे जीभ। ये तो जब हवा जो वायु है, ध्वनि है, वो कंठ से निकलती डायरेक्ट, तो वो क्या है, का वर्ग। का यानी कि का, खा, गा, घा, अंगा, का वर्ग जो है वो कंठ से। फिर तालु, तालु यानी कि जब जीभ इस जगह पे टच होती है आगे वाले पार्ट पे, तो वो होते हैं तालव्य वर्ण। तो तालव्य व्यंजन कौन से हैं, चा, छा, जा, झा, इया। फिर मूर्धन्य यानी कि जो तालु के पीछे जो भाग होता है, देखिए आगे मुंह में अगर जीभ लगा के देखें तो आगे दांतों के पीछे जो जगह होती है वहाँ की स्किन थोड़ी सी टाइट होती है और अंदर की ओर थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो जो सॉफ्ट हुई स्किन वाला है वो मूर्धा है। तो मूर्धा से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर दंत, मतलब कि जिनके उच्चारण में
जो जीभ है वो दांतों पे प्रेस होती है। तो ता, था, दा, धा, ना, ये क्या है, ये दंत हैं। फिर दंतमूल या फिर कुछ दंतमूल ये हटा दें, ये नहीं, ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि जिनमें ओठों पे जोर देके जो जीभ है वो एक तरीके से मुंह बंद होके, तो पा, फा, बा, भा, मा को अगर उच्चारित करके देखें तो ओठों की स्थिति चेंज होती है इनको बोलने में। फिर दंतोष्ठ, वा और वा जो है वो दंतोष्ठ होएगा, फा नहीं, फा तो ओष्ठ में ही आएगा। फिर काकल्य ध्वनि जो है वो का को कहते हैं। फिर कुछ जो पंचमा अक्षर होते हैं जैसे कि अंगा, इया, ड़ा, फिर ना और मा, ये जो होते हैं ये नासिक की या फिर अनुनासिक होते हैं। फिर प्रयत्न के आधार पे जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण किया गया है, एक आभ्यंतर और एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न को भी फिर आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में जीभ कहीं ना कहीं मुख में टच होती है। तो का से लेके ना तक, यानी कि का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया, टाठा, डाढ़ा, ना, ताथा, दाधा, ना, पाफा, बाभा, मा, ये 25 व्यंजन जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन हैं। फिर कुछ होते हैं अंतस्था व्यंजन जो कि हैं 4, या, रा, ला, वा, शा, या, रा, ला, वा, ये जो है अंतस्था व्यंजन है। फिर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होते हैं शा, 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 हा, क्योंकि इनको बोलने में एक तो जीभ को प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ता है और गर्म हवा निकलती है। फिर अर्धस्वर, या और वा को अर्धस्वर कहते हैं और ला को पार्श्विक स्वर कहते हैं और रा को लुंठित स्वर कहते हैं, लुंठित व्यंजन। फिर अनुनासिक होते हैं, ये देखिए ड़ा, इया, ना, मा, ये अनुनासिक हैं। फिर बाह्य प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण, एक घोष अघोष के रूप में और एक महाप्राण और अल्पप्राण के रूप में। तो जो वर्ग है जैसे कि का, खा, गा, घा, ये का वर्ग, फिर चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो इनका पहला और द्वितीय वर्ण जो है यानी कि 1, 2 ये घोष होते हैं। फिर तीसरा 1, 2 घोष होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा ये अघोष होते हैं। और जितने भी जो फिर महाप्राण कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा, जो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। और अल्पप्राण होता है 1, 3 और 5, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। अब देखते हैं शब्द भेद। रूपांतर के अनुसार शब्दों के 2 भेद हैं। एक शब्द एक विकारी प्रकार के होते हैं, एक अविकारी होते हैं। विकारी मतलब कि जिनमें लिंग, कारक ये सब में की वजह से जो वचन है इन सब का प्रभाव पड़ता है तो वो चेंज हो जाते हैं उनका। जैसे कि गाय, बहुत सारी गायें हैं तो गाय हो जाएगा। लड़की, लड़के का लिंग अगर चेंज कर दिया गया तो लड़कियाँ। तो और लड़की होगा, लड़की का लिंग चेंज कर दिया लड़का। और अगर बहुवचन कर दें तो लड़का के लड़के हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब विकारी जो होते हैं उनमें मतलब चेंजमेंट होता है। लेकिन अविकारी जो होते हैं इनको अव्यय कहते हैं, इनमें चेंजमेंट नहीं होता है। जैसे कि तेज लिखा है तो हर तरीके से ये तेज ही रहेगा। तो बहुत लिखा है तो वो हर तरीके से बहुत ही रहेगा। इसमें क्रिया लिंग, वचन, कारक इन सब का असर नहीं पड़ता है। तो विकारी जो शब्द हैं वो 4 तरीके के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी 4 तरीके के हैं, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। फिर रचना या बनावट के अनुसार शब्दों के 3 भेद हैं, ऋण, यौगिक और योगुण। ऋण ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब, जैसे कमल है तो इसका अर्थ कमल ही है, यानी कि फूल वाला कमल।
यौगिक हो गया जो दो अलग अलग शब्दों से मिलके बना हो। यौगिक का मतलब है योग से बना हो, जैसे कि जलज, जल में जा लगा के जलज बना है और इसका अर्थ क्या हो गया, कमल हो गया। और योग ऋण हो गया जो मतलब कि दो शब्दों से मिलके बने लेकिन उसका अर्थ कुछ अलग निकला है। अब उत्पत्ति, इतिहास, विकास के अनुसार शब्दों के 4 भेद हैं। तत्सम यानी कि उत्पत्ति के आधार पे, ये तो रचना और बनावट के आधार पे 3 भेद हो गए, 3 प्रकार के हो गए। और उत्पत्ति के आधार पे क्या है, 4 तरीके के हो गए। तत्सम, तद्भव, देशज, आगत या विदेशी। तत्सम होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं। तद्भव जो हैं वो तत्सम के ही शब्द थोड़ा चेंज करके तद्भव बन जाते हैं। देशज जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये पता ही ना चले। और आगत या विदेशी शब्द हैं जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं। वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के 8 भेद होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इतने होते हैं। तो देखते हैं इनकी परिभाषाएं, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा होती है किसी वस्तु, भाव, जीव के जो किसी कोई भी दुनिया में जो नाम होता है वो संज्ञा होता है। फिर सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पे शब्द यूज किए जा सकते हैं, वो सर्वनाम होता है। विशेषण, विशेषण का मतलब है ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण यानी कि विशेषता, तो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं। क्रिया, क्रिया का मतलब है काम। तो जब वाक्य में जैसे जो काम हो रहा होता है उसका पता जो चलाने वाले शब्द होते हैं उनको क्रिया कहते हैं। फिर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, ये क्रिया और विशेषण और स्वयं, मतलब कि क्रिया विशेषण स्वयं की विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। वैसे ही क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, इन तीनों की जो विशेषता बताते हैं वो स्वयं क्रिया विशेषण होते हैं। समुच्चय बोधक जो दो शब्दों, वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वो समुच्चय बोधक होते हैं। और विस्मयादि बोधक का मतलब है जो मतलब भाव वगैरह होते हैं ना, उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे आह, बहुत अच्छा, हुर्रे, ये शब्द जो विस्मयादि बोधक होते हैं। फिर देखते हैं संज्ञा के भेद। इनको वैसे ग्रामर की क्लास से आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे तो मतलब क्या है, जो नोट्स होते हैं मतलब समझ जो डेवलप करनी चाहिए वो बेहतरीन नोट्स से करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं दिया गया है, ये रिवीजन के तौर पे अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको समझ डेवलप करनी है, एक बार में समझ आ जाए और इस वाली बुक से ना पढ़ना पड़े, इसलिए आपको ग्रामर की क्लास देख लेनी चाहिए जो कि इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक यानी कि जो किसी स्पेशल या स्पेसिफिक पर्सन का नाम बताए, जैसे कि गंगा, गंगा क्या है, नदी है। जातिवाचक, जातिवाचक होता है कि एक सामान्य दृष्टि से किसी का नाम ले ले, जैसे कि नदी। अब नदी बहुत सारी हो जाती हैं तो क्या हो गया, ये जाति बता रहा है। जैसे किसी लड़की का नाम है सीता, अब ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया सीता, लेकिन जातिवाचक क्या है कि वो लड़की है। वैसे गंगा एक स्पेशल नदी है गंगा, और बहुत सारी नदियों का आ गया नाम तो वो जातिवाचक में हो जाएगा। जैसे सामान्य नाम आ गया नदी, अब नदी में ताप्ती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए क्या है, ये नदी जातिवाचक हो गया। फिर समूहवाचक, समूहवाचक का मतलब है कि जो पूरे ग्रुप का नाम ले, बहुत सारे, जैसे सेना है, पुलिस है, आर्मी है, तो ये सब क्या शब्द हैं, ये समूहवाचक हैं, एक समूह के रूप में यूज होते हैं। द्रव्यवाचक का मतलब है जैसे पदार्थों का नाम आए, और भाववाचक का मतलब है जो किसी भावना को दिखाएं, जैसे कि भोलापन, सुंदरता, सादगी। तो इस तरीके से जो भाववाचक हैं ऐसे शब्द होते हैं। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा
जो हैं ये कभी भी बहुवचन में नहीं होते हैं, मतलब ये सिंगुलर पर्सन, मतलब हमेशा एक वचन में ही रहेंगे। फिर जो इनका क्या है, रूपांतर हो जाता है लिंग वचन कारक के आधार पे, तभी तो ये विकारी शब्द हैं। तो लिंग का मतलब है जब स्त्री पुरुष का बोध कराते हैं। वचन विकारी शब्दों के जिस रूप, मतलब वचन क्या होता है, लिंग होता है जो स्त्री पुरुष का बोध कराता है। वचन जो होता है एक वचन, द्विवचन, एक पर्सन है, दो पर्सन है, या फिर बहुत सारे हैं, तो ये वचन होता है। कारक जो होता है वो मतलब एक का दूसरे से संबंध बताता है, तो वो होते हैं कारक। ये पूछा जा सकता है। तो हिंदी में लिंग जो है वो दो तरीके के हैं, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग। जैसे संस्कृत में 3 जेंडर होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन हिंदी में 2 ही हैं। फिर देखते हैं, हिंदी में वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। वैसे ही संस्कृत में क्या था, संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन हिंदी में वचन क्या है, 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। और हिंदी में कारकों की संख्या कितनी, 8 है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान संबंध काकी के रारीरे अधिकरण में पर। तो इनको याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, संबंध काकी के अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। फिर सर्वनाम के केवल 7 कारक, सर्वनाम में क्या होता है, 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता है सर्वनाम के लिए। अब देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का बोध कराते हैं वो पुरुषवाचक होते हैं, जैसे कि मैं, तुम, आप, वो, ये सब क्या है, पुरुषवाचक है। निजवाचक जो स्वयं की बात करता है, तो इसमें खुद या फिर स्वयं शब्द आता है, तो वो होता है निजवाचक। फिर निश्चयवाचक यह वह होते हैं, मतलब कि जो पास या दूर की चीज़ों का बोध कराते हैं, ऐसे। तो यह वह ये शब्द जो होते हैं निश्चयवाचक होते हैं। अनिश्चयवाचक होता है कोई कुछ, मतलब कि कोई होगा, कुछ काम होगा, ऐसे, मतलब निश्चय कोई चीज़ नहीं है, तो वो क्या है, अनिश्चयवाचक है। संबंधवाचक जो कि एक का दूसरे से संबंध बताते हैं। और प्रश्नवाचक हो गया जो क्वेश्चन पूछ रहे हों, जैसे कि कौन, क्या, कैसा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, वही कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखते हैं विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं, इसमें देखिए अलग तरीके से दिया है। कामता प्रसाद गुरु ने जो भेद बताए थे उसके आधार पे दिया गया है, तो देख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने विशेषण को 3 भेद में बताया, संख्यावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक। फिर सर्वनामिक के 2 भेद होते हैं, एक मूल सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। संख्यावाचक के 3 भेद हैं, निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक, परिणाम बोधक। और ऐसे परिणाम बोधक को भी अलग में मान लेते हैं तो 4 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने संख्यावाचक के अंतर्गत ही रख दिया है। फिर जो गुणवाचक सर्वनाम है उसके भेद हैं, गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति, समुदाय, प्रत्येक बोधक। ये वैसे यहाँ से ना पढ़िए तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताएं वो प्रविशेषण होते हैं, मतलब कि विशेषण के भी जो विशेषता बताते हैं विशेषण के आगे लग के, वो क्या होता है, प्रविशेषण होता है। जैसे कि ये घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो घोड़े के दौड़ने की विशेषता क्या है कि वो तेज दौड़ता है, और तेज में भी क्या है विशेषता कि बहुत तेज दौड़ता है।
तो विशेषण की विशेषता आ गई ना कि बहुत तेज दौड़ रहा है, तो ये क्या है, प्रविशेषण हो गया। अब देखते हैं हिंदी में विशेषण की तुलनावस्था, मतलब कि विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। एक मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे कि इंग्लिश में होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, वैसे ही हिंदी में है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे कि ऊंचा, फिर उच्चतर और उच्चतम। तो ये ऊंचा क्या है, मूलावस्था है कि कोई चीज़ ऊंची है। फिर उच्चतर यानी कि ऊंचे से भी ऊंचा है, तो वो क्या होगी, उत्तरावस्था हो गई। तो जब तर लगा होता है तो वो क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री या उत्तरावस्था। और जब तम लगा होता है, जैसे कि उच्चतम यानी कि सर्वोच्च है, एकदम सुपरलेटिव डिग्री, तो उत्तमावस्था में तम लगा होता है, जैसे कि उच्चतम यानी कि सबसे ऊंची। फिर क्रिया देखते हैं। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के 2 भेद हैं, एक मूल धातु, एक यौगिक धातु। यौगिक धातु 3 प्रकार से बनते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक तथा प्रेरणार्थक धातु बनते हैं। संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु बनते हैं। एक धातु में 1 या 2 धातुएं जोड़ने से संयुक्त धातु बनते हैं। यानी कि धातु में प्रत्यय जोड़ दिया तो सकर्मक या फिर प्रेरणार्थक धातु बन जाएगी। संज्ञा विशेषण में कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो नाम धातु वो होती है। और एक धातु में 1 या 2 धातुएं और जोड़ दें तो वो क्या होती है, संयुक्त धातु होती है। फिर क्रिया के जो क्या हैं भेद, क्रिया के भेद क्या हैं, 2 भेद हैं, एक सकर्मक, एक अकर्मक। फिर क्रिया में रूपांतरण, कैसे होता है, एक वाच्य के आधार पे, दूसरा काल के आधार पे। काल जैसे कि वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तो 3 काल होते हैं, 3 वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। फिर अर्थ के आधार पे, पुरुष, लिंग या फिर वचन के आधार पे। ये फिर वाच्य ही आ गए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनको छोड़ देते हैं। फिर जो काल हैं वो उनके बारे में, वर्तमान काल के 5 भेद हैं, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। वैसे भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद। फिर भविष्य काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु मद भविष्य। फिर भाव या अर्थ की दृष्टि से क्रिया के मुख्यतः 5 भेद हैं, निश्चयार्थक, संभवार्थक, संदेहार्थक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक। ये सब छोड़ देते हैं। फिर क्रिया विशेषण प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, मूल या रूढ़, यौगिक और स्थानीय। हरदेव बाहरी ने स्थानीय को स्थान नहीं दिया है। फिर अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के मुख्यतः 2 भेद हैं, रीतिवाचक, परिणामवाचक। फिर परिणामवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्ति बोधक, तुलनात्मक वाचक, श्रेणीवाचक। फिर संबंध सूचक जो होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, संबद्ध, अनुबद्ध। और व्युत्पत्ति के आधार पे मूल या फिर यौगिक 2 तरीके के। समुच्चय बोधक अवयवों के 2 भेद हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। ये सब पूछे नहीं जाते वैसे। निपात, वे अवयव शब्द निपात कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होने पर बल देने, उससे सीमित करने और दूसरे के साथ मिलाने का काम करते हैं। निपात मुख्यतः 9 भेद हैं, स्वीकार्य, नकारात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, विस्मयादिबोधक, बलदायक या सीमा बोधक, तुलना बोधक, अवधारण बोधक, आदर बोधक। तो इनको आप खुद से पढ़ सकते हैं। स्वीकार यानी कि किसी चीज़ को स्वीकृति देना, तो हाँ से स्वीकृति होती है।
ना कहने से नकारात्मक हो जाता है, और मत कहने से निषेध, प्रश्न पूछने से क्या, ये सब प्रश्न हो गया। विस्मयादिबोधक, जो विस्मय पैदा करे, तो इस तरीके से। फिर समास, इनको ग्रामर में पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं जोर दे के कह रही हूँ, यहाँ बहुत रिवीजन के जैसा देख सकते हैं। तो समास जो होते हैं, दो शब्दों या फिर पदों को जोड़ने से जो चेंजमेंट आता है वो समास होता है। समास के ऐसे तो 6 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे बुक में 4 भेद दिए हैं, तो देख लेते हैं। अवयवी भव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। अवयवी भव में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में जो उत्तम पद होता है यानी कि बाद वाला वो प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि में अन्य पद यानी कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है या फिर अन्य पद प्रधान होता है। फिर अवयवी भाव की पहचान होती है, उसमें रिपीटिशन होता है, जैसे कि प्रतिदिन, तो इसमें या तो उपसर्ग लगा होगा या फिर वही जो है जैसे कि दिनों दिन, तो सेम टू सेम जो शब्द है वो रिपीट होता है। तत्पुरुष में राजमहल, गगनचुंबी, इस तरीके के शब्द आते हैं। फिर द्वंद्व समास में ऐसे शब्द आते हैं जो एक दूसरे के बराबर पे हो या फिर एक दूसरे के विरोधी हो, जैसे सुख दुख, माता पिता, भाई बहन। बहुब्रीहि समास ऐसा आता है जिसका कोई तीसरा नाम निकले, जैसे कि चक्रपाणि, यानी कि चक्रपाणि का मतलब है हाथों में, जिनके हाथों में, पाणि का मतलब होता है हाथ, और चक्र, जिनके हाथों में चक्र है यानी कि विष्णु, या फिर त्रिशूलधारी, जो त्रिशूल को धारण करते हैं यानी कि महादेव। इस तरीके से जो होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। आगे इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो आप लोग खुद से पढ़ेंगे। द्विगु समास देख लेते हैं, द्विगु समास वहाँ पे नहीं था। तो द्विगु समास ऐसा होता है जिसमें संख्या आती है, जैसे कि चौराहा, पचराहा, त्रिभुवन, त्रैलोक्य, तो जिनमें 1 2 3 4 ऐसे गिनती आ जाए वो द्विगु समास है। अब देखते हैं तत्सम शब्द भंडार, जो हिंदी में शब्द कैसे आए हैं, कैसे बने हैं। तो शब्द भंडार उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम क्या है, संस्कृत के शब्द हैं जो असली रूप में हिंदी में ले लिए गए। फिर तद्भव क्या है, जो प्राकृत से हिंदी में आए हैं और या संस्कृत से निकले हुए हैं, मतलब थोड़े चेंजमेंट के बाद। और देशज क्या होते हैं, जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है। विदेशी, जो विदेशी भाषा से आए हैं। फिर यहाँ पे तत्सम, तद्भव दिए गए हैं, इनको आप लोग खुद से याद करेंगे। और उसके बाद जो आगत शब्द हैं या विदेशी भाषा के शब्द हैं, इनको भी आप लोग खुद से पढ़ेंगे। फिर कल से हम लोग भाषा विज्ञान टॉपिक पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर हेल्पफुल लगा है तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।